हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओज टहलिया वांगशन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी नॉवेल्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये नॉवेल आपको कैसी लग रही है। मैं जानती हूँ आप सभी क्राई का इंतज़ार कर रहे होंगे, पर मैं आज इसलिए उसे अपलोड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा इस वक्त बिज़ी हूँ और क्राई के जो पार्ट्स होते हैं वो बहुत लॉन्ग होते हैं, तो उतना मेरे पास वक्त नहीं है। तो मैंने सोचा उस वक्त में कुछ ना अपलोड करने से अच्छा है कि मैं आप सभी के लिए द डिस्ट्रॉयर अपलोड कर दूँ, क्योंकि द डिस्ट्रॉयर के पार्ट्स थोड़े शॉर्ट होते हैं और क्राई के बहुत लॉन्ग होते हैं, इसलिए मुझे उसमें ज़्यादा वक्त देना पड़ता है। आई होप आप सभी नाराज़ नहीं होंगे। तो चलिए अपने नॉवल को शुरू करते हैं जिसका नाम है द डिस्ट्रॉयर लाइफ ऑफ डार्कनेस, चैप्टर 10, पार्ट 1, यीलिंग। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लैन कुरैन को पता चल गया था कि विंग ही है लाइफ, और वो देखकर तो उन्हें सदमा लग गया था और वो विंग का कुछ ज़्यादा ही केयर करने लगे थे और विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि ये बुढ़ा मेरी इतनी केयर क्यों कर रहा है, ये तो मुझे रस्टिकेट करने वाला था। अब आगे सूरज ढल रहा था, शाम हो गई थी। जहाँ डिस्ट्रॉयर वेस्ट बीजिंग के उस सड़क पे थे और वो उस डेड बॉडी को देख रहे थे जिस बॉडी को शायद गॉड ऑफ हेल ने मारा था। तो यहाँ दूर कहीं यीलिंग से 25 मील दूर जंगलों के बीचों बीच एक सड़क थी, जिस सड़क पर कुछ लोग अपनी गाड़ी को लेकर खड़े हुए थे, जो गाड़ी शायद खराब हो गई थी। और एक लेडी जिसका नाम शायद इजाबेल है, उसने उस गाड़ी के टायर को देखते हुए कहा, ओ शिट, ओ शिट 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 शिट। ये कहकर इजाबेल, जिसका नाम लूना भी है निकनेम, लूना ने उस गाड़ी पर अपनी हील से लात मारी और कहा, ओफ, इसे भी यही खराब होना था, इसे भी यही खराब होना था। शाम हो गई है। ओह माय गॉड, वुल्व्स, हम जंगलों के बीचों बीच हैं। वुल्व्स की आवाज मुझे सुनाई दे रही है। क्या पता हमें वुल्व्स आके खा जाए तो क्या होगा तब। मैं मरना नहीं चाहती इतनी जल्दी। निमी जी ने कहा, वुल्व्स वुल्व्स कैसे आ सकते हैं यहाँ। लूना ने कहा, नहीं नहीं नहीं, आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? उनकी हाउल की आवाज़ें सुनिए, कितनी जोर जोर से आ रही है। तभी वहाँ शायद वुल्व्स की हाउल की आवाज़ आई। लूना ने कहा, ओ माय गॉड, यार तो सच में वुल्व्स है, वो सब हमें खा जाएंगे। ओ माय गॉड, हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी गॉड, मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती थी। ओ माय गॉड, वुल्व्स है यहाँ, मैं कहाँ फंस गई। लूना को देखकर इतना डरते हुए मिस चारूजीला ने कहा, हम अपने साथ बच्चे को लेकर आए हैं, सीरियसली। एक तो ये कार खटारा कहीं की, और एक ये क्या टीम है हमारी, वाह, ऐसे करेंगे केस सॉल्व हम। इससे बदतर टीम मेंबर्स मुझे आज तक नहीं मिले। मुझे पहले पता होता ना, पहले मैं तुम्हें इस केस से निकालती, पर मेरा बैड लक, फोरेंसिक डिपार्टमेंट में मैं कुछ नहीं कर सकती। शिट। लूना ने घूर के मिस चारोजीला को देखा और कहा, क्या आपने मुझे बच्चे कहा? मिस चार ने कहा, यस, मैंने तुम्हें कहा कोई प्रॉब्लम है? लूना ने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कह सकते हो, पर मैं इतनी भी ज़्यादा बच्चे नहीं हूँ। मैं 25 क्यों, आप लोग मुझे बच्चे क्यों कह रहे हो? मिस चार ने कहा, व्हाटएवर। तभी वहाँ झाड़ियों में कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जैसे कि उस झाड़ी में कुछ है। लूना ने ये देखकर कहा डरते हुए, वहाँ वहाँ कुछ है, वहाँ कुछ है। वो अपने हाथ दिखाकर वहाँ कहने लगी कि वहाँ कुछ है, वहाँ कुछ है। तभी वहाँ से एक वुल्फ निकला और वो मिस चारूजीला और उन सभी को देखने लगा। ये देखकर लूना ने चिल्लाया, आ! और वो कूद के उस खटारा कार के ऊपर बैठ गई थी। लूना ने कहा, ये वुल्फ है, मैंने कहा था ना कि यहाँ वुल्फ है, ये मुझे खा जाएगा, मुझे खा जाएगा। शु, 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 तुम यहाँ से जाओ, देखो मैं बहुत गंदी गोस्ट हूँ, मैंने तो 4 दिन से खाना भी नहीं खाया, तो मुझे क्या खाओगे? जाओ, शु, 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 यार मत आना, यार मत आना, शु, 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 जाओ जाओ जाओ, मैं टेस्टी भी नहीं हूँ, मैं टेस्टी नहीं हूँ, मैं बहुत गंदी हूँ, शु, शु, जाओ यहाँ से प्लीज, शु, शु, जाओ यहाँ से। मिस चार ने कहा, मिस इजाबेल, पहले तो आप चिल्लाना बंद कीजिए, और आपके चिल्लाने की वजह से वो वुल्फ भी भाग गया। वैसे मैं बता दूं, वो कोई वुल्फ नहीं था, वो एक डॉग था, और आप एक डॉग से डर गई और आप चली हैं हमारे साथ किस सॉल्व करने। लूना ने उस कार से उतरते हुए कहा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी मिस चा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मिस चा ने कहा, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप अपना ये बिहेवियर बदलिए बच्चों की तरह, और वैसे भी आप फोरेंसिक डिपार्टमेंट में हैं और आपको पता नहीं है कि किसी भी क्राइम स्पॉट पर आपको हिल्स पहन के तो नहीं जाना है, आपको शूज़ में होने चाहिए, आपको पूरा फुल यूनिफॉर्म में होने चाहिए, पर आप तो हिल्स में हैं, ये क्या है? जियांग ने अपने सिर को रब करते हुए कहा, आह, ये फिर से शुरू हो गई इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस। मिस इजाबेल तो गई, मुझे ये रोकना होगा। लूना ने कहा,
पर मिस चा मुझे हील्स पसंद है, मैं नहीं उतारूंगी। पर ऐसा कहीं भी नहीं लिखा था ना कि फोरेंसिक डिपार्टमेंट वाले हील्स नहीं पहन सकते, उन्हें शूज ही पहनना होगा। ये कहकर लूना ने अपने हील्स को देखते हुए कहा, मैं तो पहनूंगी, मुझे हील्स पसंद है, मुझे शूज पसंद नहीं, मैं तो पहनूंगी हील्स, कुछ भी कर लो। लूना ये बुदबुदा रही थी। अब ये सब तो वो कमिश्नर चारू जिला के सामने तो नहीं कह सकती थी ना, इसीलिए वो बुदबुदा रही थी अपने शूज को देखते हुए। मिशा ने कहा व्हाट? जियांग ने कहा एक सेकंड, अभी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हील्स पहनने या नहीं पहनने हैं, अभी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस कार का क्या करना है, क्योंकि शाम होने वाली है। अभी तो ये डॉग था, हो सकता है वुल्फ्स दिया जाए। लूना ने कहा ओ माय गॉड वुल्फ्स। सभी ने लूना की तरफ देखा। लूना ने कहा मैं कुछ नहीं बोल रही, कंटिन्यू, आप कुछ कह रहे थे मिस्टर जियांग। जियांग ने कहा हाँ, बस मैं कह रहा था कि अभी तो शाम हुई है और धीरे धीरे रात भी हो जाएगी, और अगर हम यहीं खड़े रहे तो क्या पता जंगली जानवर कहीं से भी आ जाए और हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। हम रिस्क नहीं ले सकते, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा रात होने से पहले। निम्मी जी ने कहा सही कहा मिस्टर जियांग। वैसे ये मैप देखा जाए तो यीलिंग यहाँ से 25 मील दूर है। ये कहकर निम्मी जी बड़बड़ाते हुए उस कार की तरफ गए। उस कॉल के बाद इस कार को खराब होना था, शिट। ये कहकर निमिंजे ने उस कार से एक मैप निकाला और कहा हाँ। ये कहते हुए निमिंजे ने उस कार के ऊपर एक मैप रखा और कहा देखिए, अभी हम यीलिंग से 25 मील दूर हैं और हम यहाँ हैं जंगलों के बीच बीच। 10 मील तक हमें कोई भी होटल लॉज वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। रास्ते में शायद एक मैकेनिक की शॉप या पेट्रोल पंप पड़े, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, और उसके बाद कुछ हो सकता है। तब तक हम तो यहाँ नहीं रुक सकते, और अगर हमने मैकेनिक को कॉल भी किया तो मैकेनिक को यहाँ आने में कम से कम 5 से 7 घंटे लग जाएंगे, और तब तक रात हो जाएगी और हम यहाँ फंस जाएंगे। पर अब कोई रास्ता नहीं है, तो हमें मैकेनिक को कॉल करना होगा और कम से कम 5 से 7 घंटे में यहीं रुकना होगा। लूना ने अपने फ़ोन को चेक करते हुए कहा शिट 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 शिट, हो यहाँ तो कोई नेटवर्क भी नहीं है, हम फंस गए यहाँ। मिस्टर रोजीला ने उस मैप से अपने हाथ को हटाते हुए कहा मैकेनिक को क्यों बुलाना है। सभी ने मिस्टर रोजीला की तरफ देखा और कहा क्योंकि हमें कार ठीक करनी है। मिस्टर क्या आप भूल गए? मिस्टर रोजीला ने कहा तो उसके लिए तो मैं हूँ ना, मुझे कार ठीक करनी आती है। जैसे खटारास को मैंने बहुत झेला है, ये खटारों को ठीक करना मुझे आता है। लूना ने मिस्टर को देखते हुए कहा व्हाट, क्या सच में आपको आता है मिस्टर? मिस्टर ने कहा व्हाट डू यू मीन, आपको क्या लगता है मुझे नहीं आता? मैंने अच्छे खटारास को ठीक किए, तो ये किस खेत की मूली है, ये तो मेरे पैर हाथ का खेल है। लूना ने कहा आर यू श्योर? मिस्टर ने कहा मुझे लगता है मिस इजाबेल आपने मुझे सीरियसली नहीं लिया। आई एम डैम श्योर। गवर्नमेंट हमें इतना भी पैसे नहीं देती कि हम खड़े खड़े इन खटारास को रिपेयर करवाते फिरे, ओके? ये कहकर मिस्टर ने अपने कोट को उतारा और अपनी स्लीव्स को ऊपर किया, और उनके जो बाल खुले थे उन्होंने अपने हाथों में से एक रबर बैंड निकाला और उसमें उसे लगाते हुए अपने बालों का एक मैसीपन बनाया, और फिर उन्होंने कहा हाँ। ये कहकर उन्होंने उस कार के बोनट को खोला और कहा चलो तो देखते हैं तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारी बीमारी क्या है, पर तुम तो मुझे ठीक लग रहे हो। मुझे लगता है ये प्रॉब्लम है, ठीक है चेक करते हैं फिर। ये कहकर मिस्चा कार को ठीक करने लगी, और मिस चारोजीला को उस कार को ठीक करते हुए लूना, जियांग और निमिंजे देख रहे थे। लूना ने कहा मिस्टर जियांग आपको क्या लगता है मिस्चा इस कार को ठीक कर लेंगी या और बिगाड़ देंगी? अगर ये मैंने कुछ कहा ना ये भड़क जाएंगी। वैसे भी बहुत डांटती रहती है मुझे, जब से मुझसे मिली है मुझे डांटती ही रहती हैं, पता नहीं मैंने इनका क्या बिगाड़ा है। जियांग ने कहा मिस इजाबेल मिस्टर ऐसे ही हैं और उन्हें बहुत एक्सपीरियंस है कार ठीक करने का, और वैसे भी वो ऐसे ही थोड़ी ना इतने सालों से पुलिस डिपार्टमेंट में है, और स्पेशली उन्हें यहाँ बुलाया है तो स्पेशल तो कुछ होगा ना उनमें। निमिंजे ने कहा हाँ मैं जानता हूँ मिस्टर एक बहुत ही अच्छे पुलिस ऑफिसर है, और अगर इन्होंने इस केस को अपने हाथ में लिया है तो आई एम डैम सीरियस, हम ये केस सॉल्व कर देंगे। लूना ने कहा मुझे नहीं लगता, ये बस गुस्सा करती रहती हैं। निमिंजे ने कहा मिस इजाबेल मिस्टर की बातों को उतना माइंड मत कीजिए, मिस्टर का नेचर ही यही है। हाँ मैं जानता हूँ थोड़ा रूड है ज़रूर, पर आप अभी मिस्टर को जानती नहीं है इसलिए आप बोल रही हैं। कुछ दिन रहिए इनके साथ, आप जान जाएंगे इनके नेचर को, और वैसे भी हमारे पास बहुत वक्त है मिस्टर को जानने के लिए, क्योंकि हमें कम से कम 1 महीने तो शायद
इनके साथ ही रहना है जब तक हम इसके इसको सॉल्व नहीं कर लेते। तो हमारे पास बहुत सारा टाइम है। ना कहीं मिस चा जा रही है नहीं आप, तो आप जान सकते हैं मिस चा को। लूना ने कहा व्हाट, 1 महीने तक इनके साथ? जियांग ने कहा ना 1 महीने नहीं, जब तक हम इस केस को सॉल्व नहीं कर लेते। लूना ने कहा तब तक तो मैं मर जाऊंगी, ये मुझे मार डालेंगे डांट डांट कर। मिस चा ने उस कार को ठीक कर लिया था। उन्होंने उस कार को देखते हुए कहा अब मुझे लगता है ये शुरू हो जाना चाहिए। मिस्टर नहीं है, वहाँ खड़े रहकर बातें करना बंद कीजिए, कार स्टार्ट करिए। वक्त नहीं है हमारे पास टाइम पास करने का, हमें यहाँ से निकलना है, घर नहीं बसाना है यहाँ। मिस्टर नीए ने कहा जी मिस चा, ये क्या मिस्टर नीए, कार चालू करने चल गए थे ये थे। लूना ने मुड़मुड़ाते हुए कहा दिखा 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 मिस्टर जियांग कितने रूड है, इन्हें तो ढंग से कहने भी नहीं आता। जियांग ने कहा मिस इसाबेल आप सच में एक बच्ची है, यूर चाइल्ड। लूना ने कहा मुझे ऐसा कहना बंद कीजिए, आई डोंट लाइक इट। ये कहकर लूना नीमिंजे को देखने लगी थी जो उस कार को चालू कर रहे थे, पर वो कार देखी चालू नहीं हो रही थी। मिस्टर नीए ने कहा मिस्टर कार चालू नहीं हो रही है। लूना ने कहा देखा, मैंने कहा था ये कार चालू नहीं होगी, ये ऐसे ही डिंगे हाँकती रहती है। मिस्टर ने कहा उस कार को घूरते हुए अच्छा तो तुम अब मुझसे घमंड दिखाओगी, मेरी इंसल्ट करोगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये कहकर मिस्टर ने अपने पैर से उस कार के टायर पर एक लात मारा और कहा तुम्हें तो मैं बताती हूँ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तुमने 4 रोजीला से पंगा लिया है, 4 रोजीला से। अब मैं बताती हूँ कि घमंड दिखाना किसे कहते हैं। यू डोंट नो हु आई एम। ये कहकर मिस्टर ने उस कार के बोनट को धड़ाम से बंद किया। निमिंजे ने कहा वो ये तो गुस्से में लग रही हैं। ये कहकर निमिंजे मिस्टर को देखने लगे जो एक तरफ झाड़ियों की तरफ जा रही थी। उन्होंने वहां से एक बड़ा सा पत्थर उठाया। लूना ने कहा ये पागल हो गई है, ये पत्थर का क्या करेंगी। जियांग ने कहा नो नो नो, क्या ये उस कार पे मारने वाली है। जियांग ने कहा मिस्टर रुकिए। तभी मिस्टर ने जोर से उस पत्थर को उठाया और धड़ाम से उस कार पर दे मारा, जिसकी वजह से एक धाड़ से आवाज आई और वो कार तुरंत चालू हो गई। लूना ने कहा मिस्टर ये आपने क्या किया। जियांग ने कहा मिस्टर ये गवर्नमेंट की कार थी, अब हमें जो गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा। मिस्टर ने कहा तो मैं क्या करती इस कार का, ये शुरू ही नहीं हो रही थी, देखा अब ये शुरू हो गया। लातों के भूत है ये, बातों से नहीं मानते, खटारा है ये, इसी तरह चालू होगा। निमिंजे चलिए चलते हैं, कार शुरू हो गई वैसे भी। मिस्टर नीए ने कहा जी मिस्टर चलिए चलते हैं, मैं कार को स्टार्ट करता हूँ। मिस्टर जियांग बड़े कार में। जियांग ने कहा पर मिस्टर कार तो शुरू हो गई है, पर इसका क्या, ये जो डैमेज हो गया डेंट लग गया उसका क्या। मिस्टर ने कहा वैसे आपने सही कहा मिस्टर जियांग, ये कार मेरी पर्सनैलिटी को सूट नहीं कर रहा है, इतना बड़ा डेंट। एक सेकेंड। मिस्टर ने उस कार के बोनट को फिर से उठाया और उस कार पे जो डेंट लगी थी, जो पिचक गया था वो कार का बोनट, उस पे उन्होंने जोर से हाथ मारा, जिसकी वजह से वो जो साइड पिचक गया था वो ऊपर की तरफ आ गया। कुछ ठीक लग रहा था पर बहुत ही भद्दा लग रहा था। पता चल रहा था ये कार या तो ठुकी हुई या तो कोई चीज़ इस पे बहुत जोर से आके लगी है। मिस्टर ने कहा तुम्हारा कुछ करने पड़ेगा तुम्हारी शकल का। चलो आगे देखते हैं क्या करते हैं इस कार का। फिलहाल तो ये चालू हो गई है। ये कहकर मिस्टर ने लूना को देखा। लूना से मिस्टर ने कहा मिस इजाबेल आप वहाँ खड़ी क्या कर रही हैं, क्या आपको नहीं चलना, क्या आपको यहाँ वुल्फ्स का खाना बनना है। वैसे आप बहुत अच्छी मीट लगती है उनके लिए, आप चाहती हैं तो आप यहाँ रुक सकती हैं, हम जा रहे हैं। लूना ने कहा नहीं मिस्टर मैं आ रही हूँ, वेट वेट वेट। ये कहकर लूना जो है मिस जा के बगल में बैठ चुकी थी और निमिंजे ने उस कार को दोबारा से स्टार्ट कर दिया था यीलिंग के लिए। सफर बहुत लंबा है सच में। अब देखना ये है कि यीलिंग जाके मिस्टर को क्या पता चलता है डिस्ट्रॉयर के बारे में, क्योंकि वो डिस्ट्रॉयर के बारे में तो पता करने गई थी, पर मिस्टर रोजीला और ये सब का डिस्ट्रॉयर से क्या कनेक्शन है, और ये चारों लोग जो है ये लोग कौन है, इनकी इतनी अहमियत क्यों है यहाँ, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। फिलहाल तो मिस्टर की कार जो है यीलिंग के लिए निकल चुकी है और यहाँ डिस्ट्रॉयर वेस्ट बीजिंग में है और दूसरी तरफ विंग अपने क्लास में है, क्योंकि सुबह हो चुकी है, दोबारा से एक और नई सुबह की शुरुआत। और विंग अपने प्रोफेसर का इंतजार कर रहा था, या कह लो प्रिंसिपल लैन का इंतजार कर रहा था, क्योंकि पहली क्लास तो उन्हीं की है, पर आज क्लास में प्रिंसिपल लैन एंट्री नहीं कर रहे हैं, प्रोफेसर लैंसजैन एंट्री कर रहे हैं। उन्हें देखकर सारे स्टूडेंट खड़े हो गए और साथ ही विंग भी। प्रोफेसर लैंसजैन ने क्लास में आते हुए कहा हेलो क्लास, सो आप लोग बैठ सकते हैं, मैं यहाँ हूँ क्योंकि आपके प्रिंसिपल मिस्टर लैन की तबीयत खराब है, तो आज मैं आपकी मॉर्निंग क्लास उनकी जगह लेने वाला हूँ और आपकी एक न्यू क्लासमेट आई है क्लास में, तो आई होप आप सब अच्छे फ्रेंड बनेंगे। मिस डेज
आप अंदर आ सकती हैं और आप अपना इंट्रो दे सकती हैं। मिस डेज अंदर आई और उन्होंने पूरे क्लास की तरफ देखा और उनकी नजरें एक तरफ जाकर टिक गईं, जहाँ विंग था। वो विंग को देख रही थी। मिस डेज ने स्माइल करते हुए कहा उस क्लास के बीचों बीच आकर, हेलो, मेरा नाम है डेजी, मुझे लगता है हम सब अच्छे दोस्त बनेंगे। ये कहकर डेजी ने एक डिब्बो किया और उसकी नज़रें फिर से विंग की तरफ चली गई थी। वो विंग को देख रही थी। विंग ने कहा, वो ये तो नहीं लगती है। क्या प्रिंसिपल लाइन की तबीयत खराब हो गई है? ऐसा क्या हो गया उन्हें? कल तो बहुत ऐसे जता रही थी कि बहुत अच्छे प्रिंसिपल हैं, खड़ूस कहीं का, टकला कहीं का, और देखो आज नहीं आया। अच्छा है, वैसे नहीं आया, वो बहुत खड़ूस है, मुझे उसके क्लास में नींद आती है। हाँ, उसका नाम लेने से भी मुझे नींद आ रही है। देखो संग ने कहा, वैसे वो सब छोड़ो, ये स्टूडेंट सेमेस्टर के बीच में कैसे आ रही है? विंग ने कहा, हाँ वैसे तुमने सही कहा, आधा साल बीत गया और ये यहाँ क्या कर रही है? लैंस जैन ने कहा, मिस डेजी, आप अपनी सीट पे बैठ सकती हैं। डेजी ने लैंस जैन को देखकर कहा, जी प्रोफेसर। ये कहकर डेजी जो है वो आकर सीधे विंग के सीट के पीछे बैठ गई थी, जहाँ कोई भी स्टूडेंट नहीं बैठा हुआ था सिवाय विंग और न्यूसन के अलावा। सभी अल्फाज ने डेजी को देखते हुए कहा, वाह ये कितनी खूबसूरत है। एक अल्फा ने कहा, नहीं, विंग से ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं है, विंग सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। देखो वो किस तरह स्माइल कर रहा है उस ओमेगा को देखते हुए। दूसरे अल्फा ने कहा, हाँ ये तो तुमने सही कहा, पूरे कॉलेज में सबसे ज़्यादा खूबसूरत तो विंग ही है, पर ये ओमेगा भी खूबसूरत है ना? उन सभी अल्फाज ने कहा, हाँ वैसे तुमने सही कहा। वैसे वो वहाँ क्यों बैठी है? प्रिंसिपल लैंस ये डांट खाना चाहती है क्या? क्या हम इसे बताएं? दूसरे अल्फा ने कहा, नहीं अभी नहीं, अभी मत बताओ, क्लास चल रही है। विंग ने पीछे पलटते हुए कहा, हेलो, मेरा नाम विवुशान है, जियांग विवुशान। डेजी ने कहा, मेरा नाम डेजी है। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे आपका नाम बहुत अच्छा है। विंग ने कहा, ओ रियली, तुम मुझे विंग बुला सकती हो। डेजी ने कहा, सच में? विंग ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स तुम बुला सकती हो। निहोसेंग ने कहा, मेरा नाम निहोसेंग है, तुम मुझे हुसैन बुला सकती हो। वैसे चलो अच्छा है, मैं क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आ गया। वैसे तुम साल के बीच में आई हो, ऐसा क्यों? डेजी ने कहा, कुछ ज़रूरी काम करने थे इसलिए यहाँ आई हूँ। विंग ने कहा, क्या मतलब है? डेजी ने कहा, कुछ नहीं, क्लास शुरू हो गई, चलिए क्लास करते हैं। देखे कर डेजी ने विंग को देखकर मुस्कुराया और फिर वो विंग के उस ब्रेसलेट को देखने लगी। प्रोफेसर लैंसीचैन ने कहा, तो क्लास इधर ध्यान दीजिए। प्रोफेसर लैंसीचैन ये कहकर वो सभी की क्लास लेने लगे थे। 45 मिनट तक वो क्लास चली। उसके बाद प्रोफेसर लैंसीचैन वहाँ से चले गए थे। लैंसीचैन के जाने के बाद तुरंत एक अल्फा ने कहा, विंग ये कौन है? ये कहकर वो अल्फा जो है विंग के पास आके खड़ा हो गया और उसने विंग के टेबल पर हाथ रखा। विंग ने कहा, ये इसका नाम तुमने सुना नहीं क्या? इसका नाम डेजी है, ये सेमेस्टर के बीच में आई है। वो अल्फा जिसका नाम एलेक्स है उसने कहा डेजी को देखते हुए, सेमेस्टर के बीच में? पर ये सेमेस्टर के बीच में क्या कर रही है? डेजी जो विंग को देखकर स्माइल कर रही थी, फिर उसने देखा एलेक्स जो है विंग के कितना करीब है। ये देखकर डेजी जो स्माइल कर रही थी उसकी स्माइल वहीं ड्रॉप हो गई और वो गुस्से में उस अल्फा को देखने लगी जिसका नाम एलेक्स है। तभी वहाँ प्रिंसिपल लैन कुरायन आए। उन्हें देखकर सारे स्टूडेंट खड़े हो गए, विंग भी खड़ा हो गया। लैन कुरायन की सीधी नज़रें क्लास में आते ही एलेक्स के ऊपर गई जो विंग के करीब था। वो इतना भी ज़्यादा करीब नहीं था पर भी हाँ वो था, थोड़ा सा बस करीब था, उस डेस्क के पास खड़ा था। ये देखकर लैन कुरायन भड़क गए। उन्होंने कहा, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मैंने मना किया था ना उस सीट पे जाने के लिए। लैन कुरायन ने इतना चिल्लाकर कहा था कि विंग डर गया था और वो अल्फा भी। एलेक्स ने कहा, सर मैं तो बस इनसे पूछने गया था। लैन कुरायन ने कहा, मैंने कहा था ना कोई नहीं जाएगा, बैठो अपनी सीट पर शांति से। अगर तुम में से कोई और स्टूडेंट उस सीट पे गया ना, मैं बता रहा हूँ रस्टिकेट कर दूंगा तुम सबके सबको। विंग ने कहा, ये मेरे करीब आने से किसी को क्यों रोक रहे हैं? क्या मुझे ये सबसे अलग कर देना चाहते हैं? क्या ये चाहता है कि मुझसे कोई दोस्ती ना करे? ये टकला बुढ़ा लैन कुरायन करना क्या चाहता है? लैन कुरायन को ये सब सुनाई दे रहा था जो भी विंग कह रहा था। लैन कुरायन ने विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, ये मेरी तरफ क्यों देख रहा है? क्या अब ये मुझे पनिशमेंट देने वाला है या ये और कोई पनिशमेंट देने का तरीका ढूंढ रहा है? लैन कुरायन ने फिर विंग के पीछे देखा जहाँ डेजी थी। वो लैन कुरायन को ही देख रही थी मुस्कुराते हुए, उसके फेस पर एक स्माइल थी। लैन कुरायन ने डेजी को देखा और कहा, तुम वहाँ क्या कर रही हो? डेजी ने कहा, सर मी। डेजी ने एक वाइट कलर का बहुत खूबसूरत सा फ्रॉक पहना हुआ था जो उसके नी तक था।
गले में एक पेंडेंट था और बाल जो थे बनाए गए थे, उसमें वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। डेज़ी ने कहा मी। लायन कुरैन ने कहा हाँ मैं तुम्हें ही कह रहा हूँ, नाम क्या है तुम्हारा? डेज़ी ने कहा सर मेरा नाम डेज़ी है। लायन कुरैन ने कहा अच्छा, तो तुम साल के बीच में यहाँ क्या कर रही हो? लायन कुरैन से डेज़ी ने कहा सर मैं कुछ इम्पोर्टेंट काम करने आई हूँ। लायन कुरैन ने कहा इम्पोर्टेंट? फ़िलहाल मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हें इस रो में बैठने के लिए किसने कहा है? मैंने मना किया है ना कि इस रो में कोई भी नहीं बैठेगा, और तुम आते ही फर्स्ट डे उस सीट पे बैठ गई। मेरे बातों का नहीं माना तुमने? क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि सीट पे नहीं बैठना है? डेज़ी ने कहा सर पर मैं क्यों नहीं बैठ सकती? डेज़ी ने लायन कुरैन को देखते हुए कहा था, स्माइल करते हुए। लायन कुरैन ने चिल्ला कर कहा क्योंकि मैंने मना किया है, तुम बहुत खास नहीं हो जो उस सीट पे बैठोगी, हटो वहाँ से। ये सुनकर डेज़ी की बहुत जो खूबसूरत सी स्माइल थी वो गायब हो गई और उसने अपने कोल्ड वॉइस में लायन कुरैन को घूरते हुए कहा सर क्या सच में मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए? मास्टर लायन कुरैन ने डेज़ी की आंखों में घूर के देखा और वो उसकी आंखों में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जैसे वो नजरें लायन कुरैन को बहुत छोटा फील करा रहे थे। लायन कुरैन के हाथ धीरे धीरे कांपने लगे, उनके माथे से पसीना बहने लगा। डेज़ी को देखकर वो डेज़ी को शॉकिंगली देख रहे थे। लायन कुरैन की आंखें जैसे बाहर को आ गई थी। लायन कुरैन ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। ये यहाँ लॉर्ड पोसेसरन। लायन कुरैन को जैसे सदमा लग गया था। लॉर्ड पोसेसरन को यहाँ देखकर लॉर्ड पोसेसरन ने कहा सर क्या सच में मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए? लायन कुरैन ने कहा नहीं नहीं डेज़ी डेज़ी बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, हाँ मैं तुम्हें नहीं कह रहा था, बैठ जाओ बेटा। डेज़ी ने कहा फिर से स्माइल करते हुए थैंक यू सर। डेज़ी जो है वही पोसेसरन है। लॉर्ड पोसेसरन जो है एक ह्यूमन का रूप लेके वो विंग के क्लास में आई है विंग को सेफ रखने के लिए, क्योंकि गॉड ऑफ डिस्ट्रॉयर को अभी तक नहीं पता चला है कि विंग उनका मेट है। इसीलिए लॉर्ड को खुद विंग को सेफ रखने के लिए यहाँ खुद आना पड़ा, क्योंकि भविष्य में जो उन्होंने देखा है वो नहीं होना चाहिए। खतरा लाइफ के करीब है, बहुत करीब, इसीलिए वो उस खतरे को लाइफ से दूर रखने के लिए आई है यहाँ। लायन कुरैन ने कहा हाँ अच्छा क्लास तो ठीक है, तो मैं कल क्लास लेता हूँ। एलेक्स ने कहा क्यों सर आप क्यों नहीं लेंगे? लायन कुरैन ने कहा क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। ठीक है तो मैं कल क्लास लूँगा आप लोग की। ये कहकर लायन कुरैन ने विंग को देखा जो उन्हीं की तरफ देख रहा था। कंफ्यूजन में आकर इस बुड्ढे को हो क्या गया है? ये तो कह रहा था अभी क्लास लेगा, फिर कह रहा नहीं लेगा, कल से इसकी तबीयत ही खराब होती जा रही है, आखिर इसे हुआ क्या है? लेकिन छोड़ो क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, इसकी बोर्डिंग क्लास है, में छुट्टी मिलेगा। लायन कुरैन को ये सुनाई दिया, सीरियसली उन्होंने सुना। उन्हें बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि लाइफ उन्हें सच में बहुत हेट करने लगी है। कभी भी जब लाइफ को पता चला ना कि वो ही खुद लाइफ है और लायन कुरैन ने उनसे ही इतना ज़्यादा काम करवाया, टॉयलेट तक साफ करवाया, डांटा भी, तो लाइफ कभी भी उन्हें छोड़ेंगी तो नहीं। लायन कुरैन ने डिसरिस्पेक्ट जो लाइफ की है। लायन कुरैन को सब कुछ विंग जो कह रहा था सुनाई पड़ रहा था। फिर लायन कुरैन ने खुद को शांत किया और कहा ठीक है लायन कुरैन ठीक है। फिर लायन कुरैन ने डेज़ी को देखा जो उन्हीं की तरफ देख रही थी। लायन कुरैन ने डेज़ी की तरफ देखते हुए कहा हे लॉर्ड पोसेसरन मुझे माफ़ कर दीजिए। लायन कुरैन पोसेसरन से माइंड लिंक करके बात कर रहे थे। पोसेसरन ने कहा गेट आउट। लायन कुरैन ने कहा जी 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 लॉर्ड। ये कहकर लायन कुरैन अपने हार्ट को पकड़कर वहाँ से चले गए थे। उन्होंने क्लास से बाहर आते हुए कहा मैं बच गया मैंने लॉर्ड की इंसल्ट की। पहले तो मैंने गॉडेस की खुद इंसल्ट की, उसके बाद मैंने लॉर्ड की इंसल्ट की। मुझे लगता है मेरे मरने का वक्त निश्चित हो गया है, मेरा समय आ गया मरने का। तभी किसी ने कहा प्रिंसिपल लायन कुरैन ने कहा मिस्टर जिन यहाँ आप क्या कर रहे हैं? मैंने मना किया था ना कॉलेज में कोई भी मैजिक इस्तेमाल नहीं करना, अपने पावर्स का इस्तेमाल नहीं करा, आप यहाँ ऐसे कैसे आ सकते हैं? जिलिंग ने कहा सर आप इतना डर क्यों गए हैं? वैसे भी मुझे किसी ने नहीं देखा। लायन कुरैन ने कहा वैसे मुझे पता तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? मिस्टर जिन ने कहा यानी जिंगी ने कहा सर मैं तो ये आपको बताने आया था कि कॉलेज में लॉर्ड पोसेसरन आने वाले हैं। लायन कुरैन ने कहा ये तुम्हें मुझे पहले नहीं बताना चाहिए था, अभी बता रहे हो तुम मुझे? मिस्टर जिन ने कहा सर अब मुझे डांट क्यों रहे हैं? मैंने आपको तो पहले ही बताया था। आपके लिए एक लेटर आया है
और आपने उस लेटर को खोल के नहीं देखा तो मेरी क्या गलती? वो लेटर खुद क्लाउड बॉस सर ने भेजा था कि बताने के लिए कि वो आ रही है, पर आपने नहीं देखा, तो आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? और वैसे भी उस लेटर को मैंने आपके डेस्क पे ही रखा था, पर आपने नहीं देखा। लैंटूरन ने कहा, हाँ वैसे सही बात है, वैसे मुझ पर चिल्ला रहा है मिस्टर जिन, हाँ मुझ पर चिल्ला रहा है। जिलिंग ने कहा, सर इसे माफ़ कर दीजिएगा, जोश जोश में ज़बान स्लिप कर गई। लैंटूरन ने कहा, तुम्हारी ज़बान ज़्यादा स्लिप कर रही है आजकल, मैं देख रहा हूँ। तभी लैंटूरन के कंधे पर किसी ने हाथ रखकर कहा, डैड तुम सुजान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज सब मुझे इतना डरा क्यों रहे? लैंसडैन ने कहा, डैड पर आप इतना आज डर क्यों रहे? आपको क्या हुआ? लैंडकुरैन ने कहा, डरूं क्यों ना, तुम्हें पता है हमारे कॉलेज में लॉर्ड बाउज़र आएंगे खुद, समझ रहे हो? बाउज़र, लॉर्ड बाउज़र। लैंसडैन ने कहा, क्या लॉर्ड बाउज़र? एक सेकेंड, क्या वो विंग की सेफ्टी के लिए आई है? लैंडकुरैन जो डरे हुए थे वो सीधे खड़े हो गए। उन्होंने कहा, क्या? तुम्हें कैसे पता चला वो विंग की सेफ्टी के लिए आई है? लैंसडैन ने कहा, क्योंकि वो लाइफ है, विंग ही है लाइफ। लैंडकुरैन ने कहा, ये तुम्हें कैसे पता चला? कैसे, बताओ मुझे। लैंसडैन ने कहा, डैड ऑब्वियस सी बात है ना, अचानक से आप विंग की कुछ ज़्यादा ही केयर करने लगे और आप लाइफ को ही ढूंढ रहे थे, तो इससे मैं क्या समझूं? विंग ही है लाइफ। आप ऐसा सभी को जता रहे हैं कि विंग स्पेशल है, जो आपको नहीं करना चाहिए। लैंडकुरैन ने कहा, क्या ये इतना ऑब्वियस था? लैंसडैन ने कहा, यस। जिलिंग ने कहा, मैं तो पहले ही समझ गया था जब आप विंग की इतनी ज़्यादा केयर करने लगे थे और आपने विंग के रेस्टिकेशन लेटर को फाड़ दिया था। लैंडकुरैन ने कहा, नहीं, अगर तुम्हें पता चला है तो इसका मतलब किसी और को भी पता चल गया होगा तो? लैंसडैन ने कहा, प्रिंसिपल लैन या कहूँ डैड, आपको विंग को स्पेशल ट्रीट नहीं करना चाहिए, इससे सभी के मन में शक पैदा हो जाएगा और शायद गॉड ऑफ हेल को भी पता चल जाए, जो हमें ये नहीं होने देना है। लैंडकुरैन ने कहा, हाँ तुमने सही कहा, तुमने मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लैंडकुरैन ने ये कहकर अपने सिर को पकड़ लिया। मैं क्या करता? मैं तो ज़्यादा डर गया था कि विंग ही है लाइफ और वो मेरे सामने थे, मैं क्या करता? लैंसडैन ने कहा, सर मैं समझ सकता हूँ। तभी कुछ देर बाद लंच की बेल लग गई और उस कॉरिडोर में से सभी बच्चे वहाँ से निकल के जाने लगे कैफेटेरिया की तरफ। उस क्लास से विंग, न्यू होसिंग और डेजी भी निकले। लैंडकुरैन, लैंसडैन और मिस्टर जिन ने विंग की तरफ देखा, जो वहाँ से न्यू होसिंग से बात करते हुए जा रहा था। उसने कहा, डेजी क्या तुम भी चलोगी मेरे साथ कैफेटेरिया? चलो मैं तुम्हें अपनी सिस्टर से मिलाता हूँ। डेजी ने कहा, बिल्कुल। ये कहकर डेजी ने पीछे की तरफ देखा लैंडकुरैन को, और वो लैंडकुरैन को घूरने लगी। लैंडकुरैन ने नोट किया, पर डेजी ने लैंडकुरैन को नोट नहीं किया। वो लैंडकुरैन को घूर रही थी। फिर उसने बिना कुछ कहे ही लैंडकुरैन से अपनी नज़रें हटा ली और उसने फिर से अपने फेशियल एक्सप्रेशन को चेंज किया और वो हंसने लगी विंग से बात करते हुए। और ये सब लैंडकुरैन, जिंगी, लैंसडैन देख रहे थे। डेजी या कहो बाउज़र ने बहुत जल्दी ही विंग से फ्रेंडशिप कर ली थी और अब डेजी जो है विंग की बहुत अच्छी फ्रेंड बनने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बाउज़र को विंग की बहुत अच्छी फ्रेंड बनना होगा, तभी वो विंग को सेफ रख पाएंगी और हमेशा उसके साथ साथ रह पाएंगी। विंग जो है डेजी को लेकर कैफेटेरिया में आ गया था और वो याली के ग्रुप के साथ बैठा हुआ था। ये नहीं कह सकते कि वहाँ बस याली की ही ग्रुप थी, वहाँ पर एरा गैंग और रेड नोवा भी गैंग भी था, क्योंकि वो सब तो विंग के सामने एक फ्रेंड है। तो वो सारे जो इतना बड़ा ग्रुप है वो एक साथ लंच कर रहा था। विंग ने कहा, सीजे ये देखिए, ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरी न्यू फ्रेंड है, इसका नाम है डेजी। रैन ने कहा, डेजी? एक सेकेंड, तुम्हारा नाम भी डेजी है ना? रेने ने कहा, हाँ मेरा भी नाम डेजी है, तो सब मुझे डेजी थोड़ी ना बुलाते हैं, मुझे सब रेने बुलाते हैं, है ना मैम्या? मैम्या ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स, ये हमारे ग्रुप की मेंबर है और उसका नाम टेस्ट डेजी है ना? बाउज़र ने कहा, हाँ मेरा नाम टेस्ट डेजी है। वी ने कहा, तो हमारे ग्रुप में 2 डेजी हैं। रेने ने कहा, नहीं मुझे डेजी मत बुलाओ, मेरा नाम रेने है, मुझे रेने बुलाओ। उसे तुम सब डेजी बुलाओ। डेजी, इसे कंफ्यूजन भी नहीं होगा, वरना तुम सब जब देखो तब डेजी डेजी करते रहोगे। वैसे भी मैम्या मुझे डेजी नाम से टीज करती रहती है। विंग ने कहा, सीनियर रेने, मुझे लगता है कि आपको डेजी नाम पसंद नहीं। रेने ने कहा, नहीं। विंग ये सुनकर हंसने लगा। विंग की क्लास देखते ही देखते खत्म हो गई। उसने अपनी सारी क्लासेस ली और वो जंक्शन के साथ अपने घर आ गया था। रात हो चुकी थी और वो अपने बेड पर लेटा हुआ था और वो अपने फ़ोन में एक नॉवल के बारे में पढ़ रहा था, जो नॉवल बहुत फेमस नॉवल थी। विंग ने कहा, वाह
इस नॉवल को तो मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। इस नॉवल को तो मैं ज़रूर लूँगा। ये कहकर विंग ने अपने फ़ोन को बंद किया और वो सो गया था। वो बहुत खुश था। देखते ही देखते रात बीत गई और सुबह हो गई। सुबह तो हो गई थी, लेकिन ये सुबह जो है रोज की तरह नहीं थी। डिस्ट्रॉयर जो वेस्ट बीजिंग के एक ग्रेवयार्ड में थे, उन्होंने आसमान की तरफ देखा। जो आसमान हमेशा खुला रहता था, सूरज की किरणें हमेशा पड़ती रहती थी, उस आसमान में आज काले बादल छाए हैं। और वो काले बादल, ऐसा लग रहा है धीरे धीरे पूरे वेस्ट बीजिंग को घेर रहे हैं। डिस्ट्रॉयर ने कहा, एडम, यहाँ यीलिंग से 10 मील दूर नीचे कार चला रहे थे। उन्होंने अचानक से कार को रोका और कहा, ये क्या हो रहा है? ऑफिसर चारोजीला ने कहा, मिस्टर निगे, आपने कार क्यों रोक दी? नीमिंजे ने कहा, मिस चा, आसमान को देखिए। मिस चा ने आसमान को देखा और कहा, ये आसमान आज इतना काला क्यों है? लूना ने उस कार में से बाहर देखते हुए कहा, लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। जियांग ने कहा, तूफान? दूसरी तरफ बीजिंग से बहुत दूर यीलिंग के एक चर्च में एक प्रीस्ट जो कैंडल्स को जला रहा था, वो कैंडल्स अचानक से बुझ गए थे और उसके हाथों से वो क्रॉस की चेन जमीन पर गिर गई। ये देखकर वो प्रीस्ट बहुत शॉक हो गया था। उसने कहा, ओ माय गॉड! और फिर उसने उस खिड़की से बाहर की तरफ देखा, जो पूरा आसमान काला हो गया था। यहाँ बहुत से सडन वो एडना हाई आ चुकी थी। उन्होंने एक वाइट कलर का बहुत ही खूबसूरत सा फ्रॉक पहना हुआ था, गले में एक लॉकेट थी और पैरों में सफ़ेद कलर के हील्स पहने हुए थे उन्होंने। वो कॉलेज के अंदर जा ही रही थी कि उनके पैर अचानक से थम गए। उन्होंने पीछे पलटकर आसमान की तरफ देखा तो पूरा आसमान काला था। बाउसर सर इनको अचानक से जैसे कुछ महसूस हुआ। उन्होंने कहा, नहीं 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 नहीं, ये वो समय नहीं होना चाहिए, ये वो समय नहीं होना चाहिए। ये कहते ही बाउसर सर ने जो अपने हाथों में बुक्स ले रखे थे, वो बुक्स उनके हाथों से छूटकर जमीन पर ही गिर गए। उन्होंने कहा, लाइफ! ये कहते हुए बाउसर सर जो अपने हील्स में दौड़ पड़ी एडना हाई के अंदर। वो पूरे कॉलेज में दौड़ रही थी और वो सीधे जाकर फर्स्ट ईयर की क्लास में पहुंची, जहाँ प्रिंसिपल लैन कुरैन क्लास ले रहे थे। डेजी ने अंदर आते हुए कहा, प्रिंसिपल लैन, लाइफ कहाँ है? लैन कुरैन ने कहा, लाइफ? ये कहते ही उनके हाथों से वो बुक जमीन पर गिर गया और उन्होंने विंग के डेस्क की तरफ देखा, जो डेस्क पूरी तरह खाली था। लैन कुरैन ने कहा, लाइफ कहाँ है? लॉर्ड? पूरे स्टूडेंट जो है ये सब देख रहे थे, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। लाइफ, लॉर्ड, ये सब क्या है? वो सबको नहीं समझ में आ रहा था। बॉसन सर ने कहा, लाइफ को ढूंढो, 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 हमें उन्हें ढूंढना ही होगा। ये कहते ही बॉसन सर जो थी उस क्लास से दौड़ पड़ी थी और लैन कुरैन उनके पीछे दौड़ पड़े थे। लैन कुरैन ने कहा, लॉर्ड बॉसन सर, पर आप तो सब जानती हैं ना, आपने तो भविष्य देखा है। बॉसन सर वहीं रुकी और उन्होंने लैन कुरैन की तरफ पलटते हुए कहा, हाँ, मैंने भविष्य देखा है, पर सब बदल रहा है। मैं लाइफ को ढूंढ नहीं पा रही। लैन कुरैन ने कहा, व्हाट? तभी वहाँ लैंस चैन आया। उन्होंने कहा, प्रिंसिपल लैन, क्या हुआ? बाउजर सर ने लैंस चैन को देखते हुए कहा, लाइफ कहाँ है? लैंस चैन ने कहा, मुझे नहीं पता। बाउजर सर ने कहा, शिट, ये वो समय नहीं होना चाहिए, ये वो समय नहीं होना चाहिए। ये कहकर लैंस चैन कुछ कहते बाउजर सर वहाँ पे दौड़ गई थी और वो सीधे जाकर जंगशा यानी की क्लास में आई थी। उन्होंने कहा, यानी मुझे बताओ विंग कहाँ है? यालिन ने कहा, हे डेसी, तुम इतनी डरी क्यों लग रही हो? और विंग तो आज कॉलेज नहीं आने वाला था। डेजी ने कहा, व्हाट? क्या मतलब है वो कॉलेज नहीं आने वाला था? यालिन ने कहा, विंग ने मुझसे कहा वो कॉलेज नहीं आ रहा, वो आज निहो सिंह के साथ उसके घर रहने वाला है। ये सुनकर बाउंसर सर ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो जैसे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने अपनी आंखें दोबारा खोलते हुए कहा, वो वहाँ नहीं है, कॉल करो विंग को। यालिनी ने कहा, क्या हुआ है डेजी? जंक्शन ने कहा, डेजी मुझे बताओ क्या हुआ है, तुम विंग को ढूंढ क्यों रही हो? लैन कुरैन ने कहा, शट अप यालिनी, विंग को कॉल करो। यालिनी ने कहा, यस 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 प्रिंसिपल, यस प्रिंसिपल, मैं कर रही हूँ। यालिनी विंग को कॉल करने लगी। विंग जा रही थी पर विंग कॉल नहीं उठा रहा था। यालिनी ने कहा, वो कॉल नहीं उठा रहा। डेजी ने अपने सिर को पकड़ लिया, या कहो बाउसर सर ने अपने सिर को पकड़ लिया। उन्होंने कहा, नहीं 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 नहीं, ये वो समय नहीं होना चाहिए, नहीं, ये वो समय नहीं होना चाहिए। लैन कुरैन ने कहा, लॉर्ड, हुआ क्या है? बाउंसर सर ने कहा, एडम। ये सुनकर लैन कुरैन के कदम पीछे हट गए। उन्होंने कहा, गॉड ऑफ हेल, क्या वो
बॉस सर ने कहा, हाँ क्या वो लाइफ तक? बॉस सर ने कहा, आसार यही लगते हैं। जिलिंग ने कहा, क्या हम कुछ कर नहीं सकते? बॉस सर ने कहा, मैं कोशिश कर रही हूँ पर मैं चाह कर भी उन तक नहीं पहुँच पा रही। डेस्टिनी फिर एक बार खेल खेल रही है। ये कहते ही बॉस सर ने एक चुटकी बजाई और वो पूरी क्लास जो बॉस सर नैन्सी चैन जिंगी की तरफ देख रही थी, वो सारी क्लास अचानक से सब कुछ भूल गई। जो भी कुछ यहाँ पर हुआ, यानी भी सब कुछ भूल गई थी कि बॉस सरन यहाँ आई थी और वो विंग के बारे में पूछ रही थी। बॉस सरन ने उस बड़ी सी खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, लॉर्ड लैनी। यहाँ लॉर्ड लैनी अपने चेयर से खड़ी हो गई थी और वो खिड़की से बाहर देख रही थी जहाँ पूरा आसमान काला था। और उन्होंने झटके से फिर उस ग्लोब में देखा जहाँ पर एडम या कहो गॉड ऑफ हेल वेस्ट बीजिंग में थे और उन्हें विंग के फेरोमोन्स की स्मेल आई और वो उसी तरफ भागने लगे। कमिला ने गॉड ऑफ हेल के पीछे जाते हुए कहा, लॉर्ड क्या हुआ? अभी वो इस तरह भाग क्यों रहे हैं? गॉड ऑफ हेल ने कहा, लाइफ वो मुझे मिल गई। कमिला ने खुश होते हुए कहा, लाइफ? क्या सच में? हेवन के लॉर्ड्स लाइफ को छुपा रहे थे और वो आपको मिल गई। कहाँ है वो? गॉड ऑफ हेल ने कहा, मुझे नहीं पता, उनके फेरोमोन्स मुझे फील हो रहे हैं। कमिला ने कहा, पर मुझे फील नहीं हो रहे हैं, पर आपको हो रहे हैं, इसीलिए तो आप गॉड हैं। एडम ने कहा, आर्मी को जगाओ और फैल जाओ पूरे वेस्ट बीजिंग में। वो यहीं है, बीजिंग में ही, ढूंढो उन्हें, ढूंढो। ये कहते ही एडम की जो स्पीड है और तेज हो गई और कमिला वहीं रुक गई। उसने पीछे की तरफ पलटते हुए कहा, वेक अप, फाइंड द लाइफ। ये कहते ही वेस्ट बीजिंग में जितने भी आर्मीज थी वो जाग गई थी और वो पूरे वेस्ट बीजिंग में लाइफ को ढूंढने लगी थी। और यहाँ एडम भाग रहा था। वो विंग के फेरोमोन्स को फील कर सकता था, उसे इनहेल कर सकता था। एक जगह आते ही उसने उस फेरोमोन्स को इनहेल करते हुए कहा, आप यहीं हैं, आप यहीं हैं लाइफ, आप यहीं हैं। ये कहते ही एडम उस जगह को जैसे सूंघते सूंघते भाग रहा था कि उसे फील हो रहा था कि विंग उसके बहुत पास है और वो उस तक पहुंचने वाला है। और एक जगह आते ही उसके पैर एक बार फिर ठहर गए। वो था रिंग रोड। एडम उस रिंग रोड पर चारों तरफ मुड़कर देख रहा था। उसे फील हो रहा था विंग यही है, हाँ वो यही है। इसीलिए वो चारों तरफ देख रहा था। आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं लाइफ, आप कहाँ हैं? ये कहते ही एडम को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोज़ और लेवेंडर के फेरोमोन्स फील हुए और इस फेरोमोन्स को उसने इनहेल किया और फिर उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। मैंने आखिरकार आपको ढूंढ ही लिया। ये कहते ही एडम पीछे मुड़ा और एक जोर से हवा चली। एडम के पैर 2 कदम पीछे हो गए और उसी वक्त विंग जिस बस में था वो बस एडम के सामने से ही गुजर गई। एडम ने सामने देखा तो वहाँ रोज़ और लेवेंडर के कुछ फ्लावर्स के शॉप थे, जो बहुत बड़े फ्लावर के शॉप थे। उन फ्लावर शॉप में कम से कम 1000 से भी ज़्यादा रोज़ और लेवेंडर के फ्लावर्स होंगे और उन फ्लावर्स की खुशबू उस पूरे जगह फैल गई थी, उस पूरे रिंग रोड पे फैल गई थी। पता करना मुश्किल था कि कौन सी किसकी सेंट है, कौन से किसके फेरोमोन्स है, कुछ पता नहीं किया जा सकता था। बस उन फ्लावर्स की खुशबू जो रोज़ और लेवेंडर की थी वहीं फैली हुई थी। एडम ने पीछे पलटकर आसमान की तरफ देखते हुए कहा, लॉर्ड लैनी, तो आप लाइफ को सेव करना चाहती हैं, आप लाइफ को मुझसे बचाना चाहती हैं, पर कब तक आप लाइफ को मुझसे बचा पाएंगी? क्योंकि मुझे तो लाइफ के फेरोमोन्स फील हो गए हैं। ये फेरोमोन्स लाइफ के थे, रोज़ और लेवेंडर के। मैं अभी तक उन फेरोमोन्स को फील कर सकता हूँ। ये जो हवा में जो खुशबू फैली है वो लाइफ के फेरोमोन्स नहीं, ये जो खुशबू मैं फील कर सकता हूँ वो है लाइफ के फेरोमोन्स। क्योंकि वो लाइफ है, इसलिए उनके फेरोमोन्स सबसे अलग है, सबसे अलग। बचा सकते हैं तो बचा लीजिए लॉर्ड लाइफ को, पर बचा नहीं पाएंगे इस बार भी आप। यहाँ बहुत से ने जो उस विंडो के पास खड़ी थी उन्होंने कहा, नहीं ये नहीं हो सकता,
वो उसे पता चल गया लाइफ यही है। ये कहते ही बॉस सर के पैर 2 कदम पीछे चल गए और उन्होंने उस खिड़की को पकड़ लिया। लैन कुरैन ने कहा, लॉर्ड क्या हुआ? बाउसर सर ने अपनी नज़रें उठाकर लैन कुरैन की तरफ देखा और यहाँ लॉर्ड लाइनी हाफते हुए उस चेयर पर धड़ाम से बैठ गई। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसे पता नहीं चल सकता। लाइफ लैनी ने विंग को बचाने के लिए नेचर पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था, जिसे कंट्रोल करने के लिए उनकी सारी पावर्स एक साथ एक जगह पहुंच गई थी। और लैनी की वजह से ही एडम विंग को देख नहीं पाया। विंग की बस उसके बगल से ही गुजर गई, पर एडम विंग को देख नहीं पाया क्योंकि ये लैनी ने किया था। लैनी ने ही उस पूरे रिंग रोड पर रोज़ और लेवेंडर के फ्रेगरेंस फैला दी थी। वो फ्रेगरेंस इतने स्ट्रॉन्ग थे, किसी के भी फेरोमोन्स उसमें मेल्ट हो जाएंगे, घुल मिल जाएंगे और किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कौन से किसके फेरोमोन्स है। पर विंग के फेरोमोन्स या कहो लाइफ के फेरोमोन्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि एडम ने पहचान लिया कि विंग यहाँ था और विंग अभी तक बीजिंग में ही है। और एडम अब तो विंग के और भी ज़्यादा नज़दीक चला गया ना। जो बाउसर सेरन और लैनी नहीं चाहते थे वो हो गया। एडम को पता चल गया कि वो विंग के बहुत नज़दीक है और उनके फेरोमोन्स भी उसे पता चल गए। ये नहीं होना चाहिए था, हाँ ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए। लाइफ, ये कहते ही लाइनी ने विंग की तरफ देखा जो निहो सिंह के साथ एक लाइब्रेरी में था। निहो सिंह ने कहा, विंग क्या ढूंढ रहे हो, मुझे बताओ भी तो। विंग ने कहा, हुसैन रुको तो मुझे ढूंढने भी दो तुम कब से सवाल किए जा रहे हो। निहो सिंह ने कहा, और तुम मुझे बता नहीं रहे हो, तुम मुझे इतने दूर बीजिंग तक लेकर आए हो, सीरियसली विंग, सिर्फ एक बुक ढूंढने के लिए। विंग ने कहा, वो बुक नहीं, वो नॉवल है और मुझे ये नॉवल पढ़नी थी, तो पता है इस नॉवल का मैं कब से इंतज़ार कर रहा था। निहो सिंह ने एक बुक शेल्फ से टिक लगाते हुए कहा, हाँ, और एक बुक को ढूंढने के लिए, एक नॉवल को ढूंढने के लिए तुम मुझे इतने दूर तक लेकर आए हो। अगर सच बताऊं विंग, गगा को पता चल गया ना, गगा मुझे मार डालेंगे। विंग ने कहा एक बुक को देखते हुए, ओ निहो सिंह, वैसे भी तुम्हारे गगा को कैसे पता चलेगा? तुम्हारे गगा तो अपने काम पर गए हैं और वो आई थिंक कुछ महीनों तक तो नहीं आएंगे। निहो सिंह ने कहा, हाँ वो नहीं आएंगे, फिर भी वो मुझे डांटेंगे ना कि मैं इतना दूर आया हूँ और तुम्हारी सिस्टर सच में मेरी जान ले लेगी। ओ माय गॉड, यानी इसी जगह वो भयानक नजारा मेरे सामने आ रहा है। विंग, तुमने अपने मॉम डैड से कहा कि तुम मेरे घर स्टे करने वाले हो और तुम मेरे साथ बीजिंग तक आए हो। सीरियसली विंग, अगर किसी को पता चल गया ना सब मुझे मार डालेंगे। विंग ने कहा, मिल गया मुझे। निहो सिंह ने कहा, क्या सच में? थैंक गॉड तुम्हें वो मिल गया। देखो तो तुम कौन से बुक लेने इतने दूर तक आए हो? विंग ने उस बुक को दिखाते हुए कहा, ये देखो मैं इस बुक को लेने आया था, इसका नाम है द लास्ट ऑर्डर। निहो सिंह ने कहा, इसमें इतना खास क्या है? विंग ने कहा, वो तो तुम्हें पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। निहो सिंह ने कहा, मुझे नहीं पढ़ना ये बुक, मुझे नॉवेल्स पसंद नहीं। निहो सिंह ने कहा, चलो विंग मुझे भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। विंग ने कहा, ओके पहले मैं इस बुक को खरीद तो लूँ, बाय तो मैं कर लूँ। विंग ने उस बुक को बाय कर लिया था, या कहो उस नॉवल को। उसके बाद विंग और निहो सिंह गए एक रेस्टोरेंट में जहाँ उन्होंने कुछ फूड्स को ऑर्डर किया और उसे खाया। विंग और निहो सिंह उस रेस्टोरेंट से निकल रहे थे। निहो सिंह ने कहा, तो हम वापस बस कहाँ से पकड़ेंगे? विंग ने कहा, चलो मेरे साथ। विंग और निहो सिंह ने रोड क्रॉस किया। विंग ने कहा, यहाँ से 10 मिनट बाद यहाँ पर एक बस आएगी, तब तक हमें खड़े होकर यहाँ पर इंतज़ार करना होगा। निहो सिंह ने कहा, क्या विंग, तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे? 10 मिनट तक? विंग, हम कार से भी आ सकते थे ना? विंग ने मुँह फुलाते हुए कहा, नहीं, अगर मॉम को पता चल जाता ना कि मैं एक नॉवल लेने के लिए बीजिंग तक आया हूँ, मॉम मुझे मार डालती, सच बता रही हूँ, और मेरी चीज़ें भी। तो इसी वजह से मैंने कार ले ली और बस में हमने एंजॉय भी तो किया कितना सारा। निहो सिंह ने कहा, हाँ वैसे तुमने सही कहा, मज़ा बहुत आया आज तो मुझे, लेकिन एक सेकंड, 10 मिनट तक हमें यहाँ इंतज़ार करना है। नहीं, मैं इंतज़ार और नहीं कर सकता। एक सेकंड रुको विंग, तुम यहीं खड़े रहो, मैं उस रेस्टोरेंट से 2 आइसक्रीम लेके आता हूँ। विंग ने कहा, नहीं मुझे आइसक्रीम नहीं खाना। निहो सिंह ने कहा, मुझे तो खाना है और तुम भी मेरे साथ खाओगे, तुम मुझे खाते हुए देखोगे फिर उसके बाद मेरा पेट दर्द हो जाएगा। विंग ने कहा, ठीक है,
तो चलो मैं भी आता हूँ। न्यूसेंग ने कहा नो, तुम मेरे साथ मत आओ, तुम बस का इंतज़ार करो, क्या पता बस आ जाए और हम दोनों यहीं छूट जाए, फिर हमें पता नहीं कितनी देर तक इंतज़ार करना पड़ेगा बस दूसरी बस के लिए। तो तुम यहीं रुको, जैसे ही बस आ जाएगी तुम मुझे फ़ोन कर देना, ठीक है? तब तक हमारी बस छूटेगी भी नहीं और मैं जल्दी से आइसक्रीम लेके आता हूँ। बाय 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 बाय। विंग ने कहा हुसैन आगे देख के तो चलो, रोड है ये यार ये। न्यूसेंग ने कहा ओहो ठीक है ठीक है ठीक है, और तुम वहीं खड़े रहना, बस आए तो मुझे फ़ोन कर देना, ठीक है? मुझे छोड़ के मत चले जाना। विंग ने कहा ओके हुसैन। विंग हंस रहा था। तभी उसके पीछे से उसे एक आवाज़ आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये आवाज़ सुनकर विंग झटके से पीछे मुड़ा और वो उस गोल्डन आइस को देखकर डर गया और विंग के पैर लड़खड़ा गए। वो गिरने ही वाला था कि डिस्ट्रॉयर ने जल्दी से विंग के हाथ को पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। वांग जी ने विंग के जिस हाथ को पकड़ा हुआ था उस हाथ में विंग ने अपना ब्रेसलेट नहीं पहना हुआ था। शायद इसीलिए एडम को विंग के फेरोमोन्स फील हुए और उन्हें पता चल गया कि विंग कहाँ है। और यहाँ डिस्ट्रॉयर ने जब विंग का हाथ पकड़ा तो उनके कानों में जैसे कुछ गूंज किया, आशिया आशिया आशिया। वांग जी के कानों में बहुत सारी बातें गूंज रही थी। विंग का वो पूरा पास्ट उन्हें नजर आ रहा था अपनी आंखों के सामने, और वो पास्ट जैसे जैसे वो देख रहे थे उनके आंखों से एक बूंद आंसू निकल गए और वो विंग को देख रहे थे अपने गोल्डन आइज से। उन्होंने कहा मेट। आज के लिए बस इतना ही। मैं द डिस्ट्रॉयर के एक और पार्ट के साथ। अगर मेरी नॉवेल्स पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये चैप्टर आप सभी को कैसा लगा और आपको क्या लगता है डिस्ट्रॉयर को पता चल गया है कि विंग उनका मेट है तो वो क्या करेंगे? क्या वो विंग को मार देंगे सच में, जो उन्होंने पहले कहा था पहले चैप्टर में कि वो अपने मेट को मार देंगे जब उनका मेट एक ह्यूमन होगा? तो क्या अब वो विंग को मार देंगे? और यहाँ डैनियल को पता चल गया है कि विंग वेस्ट पिचिंग में ही है और उसके फेरोमोन्स उसे फील हो गए हैं। अब तो डैनियल विंग तक और भी जल्दी पहुँच सकता है क्योंकि वो खुद गॉड है, तो किसी के फेरोमोन से उसका पता लगाना ये तो बहुत आसान है ना। क्या आपको लगता है डैनियल पहुँचेगा और वांग जी अपने मेट को एक्सेप्ट कर लेगा? देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।